गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र का सेट सी लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले के जो दो सेट और थे, ए और बी, उनका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें, इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मैं यह वीडियो जो है तो विथ सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, क्या विथ सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो इसलिए वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखना है। फ्रेंड्स, उसमें पहला प्रश्न मिल रहा है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा। ठीक है, तो कहाँ है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना। अगर हम सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान में, यानी कि का नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, जैसे ऑप्शन है मासिनराम, भोपाल, शिलांग और कोटा। तो सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो है तो चेरापूंजी में हुआ करती थी और मासिनराम गीला स्थान हुआ करता था, पर अब जो है तो चेरापूंजी जो है गीला स्थान हो गया है और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा हो रही है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया है मासिनराम। उसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो यह हथियार का प्रयोग गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ किया था। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो कहाँ किया था, तो इन्होंने जो है तो इस हथियार का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में, यानी का नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण कब आरंभ हुआ था, मतलब बहुत सारे, पहले एक उद्योग, फिर 2, 3, 4, इस प्रकार से उद्योगों की संख्या बढ़ती गई तो उसको औद्योगिकीकरण बोलेंगे। तो उसका आरंभ कब हुआ। ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी और 18वीं सदी। ठीक है, तो कब हुआ था, 18वीं सदी में, यानी कि जो है घ नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। ठीक है, जिसमें से ऑप्शन है जैसे 1900 में, 1700 में, 2000 में, 1800 में। कब संगीत की किताब जो है तो कब उन्होंने जो है प्रकाशित की थी, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, संगीत की किताब कब उन्होंने जो है प्रकाशित की, तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि जो है का नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 1900 ईस्वी में इन्होंने संगीत की किताब प्रकाशित करी थी। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते हैं, मतलब गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे। ऑप्शन है पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ग्रामीणीकरण और नगरीयकरण। तो इसका घ नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नगरीकरण। भाई नगर की ओर जा रहे हैं तो नगरीकरण, अगर नगर से गांव की ओर आते तो ग्रामीणीकरण। ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है फ्रेंड्स कि जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खाली स्थान चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो इन्होंने जो है तो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितनी, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, जिसमें इन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खाली स्थान थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो मुस्लिम लीग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल थे। उसके बाद है, गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, खालिस्तान तैयार कर लिया था। कब तक में उन्होंने कर लिया था, तो 1921 तक जो है तैयार कर लिया था स्वराज का झंडा। स्वराज का मतलब होता है
जो है अपना राज्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गिरमिटिया मजदूर खाली स्थान को कहा जाता है। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाएगा? अनुबंधित श्रमिकों को कहा जाएगा। किसको? अनुबंधित श्रमिक। अनुबंधित श्रमिक ये ऐसे श्रमिक होते थे जो मालिक के बंधन में बंधे हुआ करते थे। मालिक अगर श्रमिकों को ले आया है तो वो अपने मालिक को छोड़कर दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जा सकते थे। ऐसे श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ठीक है, अनुबंधित श्रमिकों को। आगे देखते हैं श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खाली स्थान में हुई। तो गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था श्रीलंका में? सन 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में जो है तो गृह युद्ध की समाप्ति हुई श्रीलंका में। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद देखते हैं सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। जैसे पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है, तो पारादीप जो पत्तन है वो कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये पारादीप पत्तन जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, पारादीप पत्तन क्या है? महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में है, इसलिए ये गलत है। पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में नहीं है। आगे है लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता के गणतंत्र थे, ये गणतंत्र चिन्ह थे, ये सही है। यानी दूसरा नंबर जो है वो ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं पर तीसरे नंबर की बात करें कि केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, केरल। ठीक है, तो सही बात है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक है यहाँ पे। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही है, ये वाला पहला वाला गलत था। अब अगर चौथे की बात करें, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। तो लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की जो गुंजाइश है वो होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे है निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है। नहीं, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्र का यानी कि संगठित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है। निजी तो प्राइवेट सेक्टर है और संगठित सरकारी सेक्टर है, तो सरकारी वाला ज़्यादा लोगों का कल्याण करता है, निजी वाला नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं लोगों का धन बैंक में सुरक्षित रहता है। तो ये सही बात है, लोगों का जो पैसा है वो बैंक में सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे रसायन उद्योग है तो वो हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, रसायन यानी कि पिघलने के बाद बनता है। ठीक है, प्लास्टिक कैसे है? पिघलने के बाद। उर्वरक उद्योग की बात करें तो उर्वरक यानी कि खाद, खाद क्या है? ये हो जाएगा यूरिया। ठीक है, LTTE इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, यानी कि जो है ये तीसरा नंबर हो जाएगा। आधे से अधिक आबादी की जो है गरीब है, किस देश की? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो है आधे से अधिक जो आबादी है वो गरीब है। अगला है सूचना का अधिकार 2005 में मिला था। और सेवा क्षेत्र हो जाएगा ये तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताना है। तो चावल और गेहूं हो जाएगा। ठीक है, 2 खाद्यान्न फसल चावल गेहूं, यही 2 खाद्यान्न फसल है। अगला है भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी? तो वैसे भारत में प्रमुख जो है तो 12 हैं, पर छोटे छोटे 200 और हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? 14,500 यानी कि 14,500 है किलोमीटर। ठीक है, 14,500 किलोमीटर है नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई। आगे देखेंगे BMI का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, बॉडी मास
इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स होता है। आगे देखेंगे किसी एक अमेरिकी कंपनी का नाम बताना है, तो फोर्ड मोटर्स। कौन थी? फोर्ड मोटर्स, जिन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करी थी, लगभग 17,000 करोड़ रुपए। ठीक है, सबसे पहले फोर्ड मोटर्स। ठीक है, फोर्ड मोटर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। छठवां है प्रतिरक्षा, मुद्रा और विदेशी मामले। ठीक है, प्रतिरक्षा भी, मुद्रा भी और विदेशी मामले कौन सी सूची में सम्मिलित होते हैं? तो विदेशी मामले जो होंगे, है ना, उसको कौन देखेगा? तो वो संघ सूची में ही देखा जाएगा। किसमें? संघ सूची। ठीक है, संघ सूची। विदेशी मामले कहाँ पर जो है तो देखे जाएंगे? संघ सूची में। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा क्या है? तो कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। ठीक है, जैसे थार मरुस्थल राजस्थान का, वहाँ पर जो मृदा है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, इसीलिए उसको थार मरुस्थल कहा गया। ठीक है, आगे है संसाधन नियोजन क्या है? मतलब संसाधन क्या है? कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है। ठीक है, और जिसको उपयोगी मूल्यवान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, उसको संसाधन बोलेंगे। तो संसाधन का विवेकपूर्ण यानी योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना ही जो है तो संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे जल क्या है? एक संसाधन है। मृदा क्या है? एक संसाधन। अगर हम उनका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, उनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो वही संसाधन नियोजन है। ठीक है, एक योजना के तहत हम उनका उपयोग करेंगे ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उनका जो है तो बुराई ना करें। ठीक है, वही संसाधन नियोजन है। आगे है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा है। क्या है यह? एक घोषणा है जो कहाँ की गई थी? 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार भी किया गया था जिसे। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार भी किया गया था। UNCED इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इसका पूरा फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक कारकों के द्वारा, जैसे हवा चल दी या भीषण वर्षा हो गई, है ना, या नदी आ गई, तो उसके द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, इसके कारण है, इसका मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है मानव के द्वारा वनों का अत्यधिक विनाश। भाई मानव क्या है? अपने उपयोग के लिए वनों को काट देता है, कृषि योग्य भूमि बना लेता है, या कि वनों को काट करके जो है तो घर की खिड़की दरवाजे वगैरह बना डालता है ना। तो वनों का अत्यधिक विनाश से जो है तो मृदा का अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि वन पेड़ जो होते हैं वो जो है मृदा को बढ़िया अपने जड़ों में पकड़ के रखते हैं, इसलिए मृदा का अपरदन नहीं हो पाता। बट जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मृदा भी वहाँ की क्या है जो है तो जड़ों से छूट जाएगी। जब जड़ों से छूट जाएगी तो उसका अपरदन होना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, और अत्यधिक पशुचारण, पशुओं को चराने से भी मृदा का अपरदन होता है। जब पशु चरने जाते हैं तो अपने मुख से पकड़ के जब घास को खींचते हैं तो मिट्टी उखड़ जाती है, और फिर बारिश होने के बाद वह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है। ठीक है, तो और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी जो है तो नुकसान पहुंचा देते हैं मवेशी, है ना। तो इसलिए जो है मृदा के अपरदन का प्रमुख कारण पशुचारण भी है। आगे है तीव्र आंधी, तेजी से आंधी आ गई तो मृदा का अपरदन हो जाता है। वह अवैज्ञानिक तरीके से अगर हम कृषि करें, जैसे अगर ढाल वाला खेत है तो हम ढाल वाले खेत में जो है तो ढाल ही की तरफ जुताई बुवाई करें, तो इससे मृदा का भी जो है
सबसे ज़्यादा कटाव होता है, ठीक है। जबकि हमको तिरछा जुताई करनी चाहिए, ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई हमको करनी चाहिए ताकि मृदा का अपरदन ना हो। और गहरी जुताई करेंगे तो इससे भी मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8, स्थानांतरी कृषि से क्या तात्पर्य है। तो यह वह कृषि होती है, स्थानांतरी कृषि क्या है, यह वह कृषि होती है जिसमें भूमि का कोई टुकड़ा फसल लेने के लिए चुना जाता है। किस लिए चुना जाता है भूमि का टुकड़ा? फसल लेने के लिए चुना जाता है। और जब उस टुकड़े की उपजाऊपन कम हो जाता है, ठीक है, मतलब जब वहाँ की मृदा कम उपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ करके पुनः से दूसरा टुकड़ा चुना जाता है। और ऐसे ही कृषि के लिए उसको भी चुना जाता है, इसीलिए इसे स्थानांतरी कृषि कहते हैं। इस कृषि में जो है तो कृषक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता आता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय कृषि की दो समस्याएं देखते हैं। भारतीय कृषि की जो दो समस्याएं हैं, जैसे पहली समस्या है पुराने ढंग के उपकरण। भाई क्या है, भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर पुराने ढंग से खेती की जा रही है, पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक भारतीय कृषि की बड़ी समस्या रही है। क्योंकि जिस कदर से जनसंख्या बढ़ी है तो पुराने ढंग तो उतना उत्पादन करवा नहीं पाएंगे ज़मीन में, ठीक है, इसलिए भारतीय कृषि की समस्या रही है। दूसरा है उर्वरता में कमी। लगातार भूमि पर जो है तो लगभग किसान 2 से अधिक फसलें भी उगाने की सोचते हैं। ऐसे में भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसके कम होने के कारण है भूमि पर निरंतर खेती करते रहना, भूमि का कटाव व अच्छे बीज तथा खाद का प्रयोग ना होना। भाई खाद का अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें भूमि की जो उर्वरता है उसमें कमी नज़र आएगी और फसलों में उत्पादन मन मुताबिक नहीं मिलेगा, ठीक है। और पुराने ढंग से खेती करना, ठीक है, इससे भी जो है तो कृषि फसलों में उत्पादन नहीं मिलेगा। तो भारतीय कृषि की यही समस्याएं थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। जो औद्योगिक प्रदूषण है, जैसे कि बड़े बड़े उद्योगों से जो धुआं वगैरह छोड़ा जाता है या कचरा जो छोड़ा जाता है, उससे हम उनसे जल को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 सुझाव देना है। देखते हैं पहला सुझाव, रासायनिक उद्योग जो होते हैं, है ना, जैसे खाद वगैरह बनाने वाले जो उद्योग होते हैं जो कि जल का सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, ठीक है, ऐसे उद्योग जलाशयों नदियों से दूर स्थापित होने चाहिए, ठीक है। जलाशयों के पास ना हो कि जो है तो जो भी कंपनी का खराब जल निकलता है उसको सीधे नदियों में पहुंचा दिया जाए या कि जलाशयों में पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इसलिए उद्योगों को दूर स्थापित करना चाहिए ताकि उनका जल खराब जो जल है, प्रदूषित जो जल है वो सीधे नदियों में या जलाशयों में ना पहुँचे, ठीक है। तभी हम जो है जल को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा सुझाव है, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय या नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए। उद्योगों से जो जल निकल रहा है प्रदूषित जल, उसको हमें सीधे क्या है जलाशयों में नदियों में नहीं विसर्जित करना चाहिए, उसको फिल्टर करना चाहिए, ठीक है, उसमें उपचार करना चाहिए। उसका उपचार करने के बाद उस जल का हम सिंचाई में उपयोग ला सकते हैं और इस प्रक्रिया से हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अथवा में देखते हैं जल प्रदूषण के कोई 2 कारण बताने हैं। तो जल प्रदूषण, हमारे घर के आसपास की पेड़ पौधों की पत्तियां पानी में गिरकर सड़ जाती हैं जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण देखते हैं, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ नदी में स्राव होने से यानी नदी में बह जाने से जल क्या होता है प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। पहला कारण ये है, जल प्रदूषित क्या होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उद्योगों से कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ क्या है नदी में जो है तो बहा दिए जाता है, जिसकी वजह से नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्रदूषण का कारण मल मूत्र, ठीक है, मरे हुए पशु कचरा सीधे जो है नदियों पर विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है, नदी या तालाबों में विसर्जित कर दिया जाता है जिसके द्वारा जो है जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के यही
दो कारण महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग वे प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राथमिक सड़क तंत्र है। भाई सड़क क्या है? सड़क जो है प्राथमिक परिवहन है। सड़क जब कोई भी परिवहन नहीं था, जब सड़क परिवहन था, तो प्राथमिक सड़क तंत्र है। ठीक है, जिसका निर्माण व रख रखाव का जो अधिकार है वह केंद्र लोक निर्माण विभाग के अधिकार में होता है। ये सड़कें राजधानियों को, शहरों को तथा पत्तनों को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। उसके बाद अथवा में जो प्रश्न है उसको देखते हैं, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की भूमिका। ठीक है, दो विशेषता बताना है कि संचार के साधन में दूरदर्शन जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषता क्या है वो बताना है। संचार का मतलब होता है फ्रेंड्स की सूचनाओं एवं संदेशों को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम मोबाइल, इंटरनेट या टेलीफोन के माध्यम से पहुंचाते हैं या प्राप्त करते हैं, उसी को हम संचार कहते हैं। तो इसके साधन के रूप में जो दूरदर्शन है उसकी अब विशेषता देख लेते हैं। संचार के साधन में दूरदर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि यह जो है तो प्रसारण का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम। इसके द्वारा देश विदेश के समाचार, मौसम, खेलकूद संबंधी जानकारी व क्षेत्रीय भाषाई कार्यक्रम जो होते हैं वे सब दिखाए जाते हैं, वो भी चित्र और आवाज़ के साथ। ठीक है, इसे मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ने में भी मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो निर्यात का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो है एक स्थान से दूसरे, जैसे हमारे यहाँ मान लो कि कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, दूसरे देशों में हम भेजेंगे। ठीक है, ताकि हम वहाँ व्यापार कर सकें। तो यहाँ से जब हम वस्तुओं को किसी स्थान पर भेजेंगे तो वो निर्यात कहलाएगा। और वहीं पर अगर हम आयात की बात करें तो हमारे देश में जो वस्तुएं नहीं हैं वो हम दूसरे देशों से मंगवाएंगे तो उसको हम आयात कहेंगे। बट जो हम भेज रहे हैं वो निर्यात कहलाता है। तो निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं जो है तो जैसे लौह अयस्क, ये हम देश से, अपने भारत देश से जो है दूसरे देश की ओर भेजते हैं। रत्न हो गया, जवाहरात हो गया, रसायन एवं संबंधित उत्पाद जो हैं, ठीक है, रसायन संबंधित उत्पाद व कृषि संबंधित उत्पाद भी जो है निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कांडला पत्तन की दो विशेषता। ठीक है, पत्तन क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हम पत्तन की बात करें तो यह जिस प्रकार से बस के लिए बस स्टैंड होता है और रेलवे यानी कि जो है तो ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होता है और हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट होता है, उसी प्रकार से जो है तो जल जहाज़ों के रुकने का स्थान पत्तन होता है, जहाँ पर जल जहाज़ में सामान लादा या उतारा जाता है। और वहाँ भी जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि बस स्टैंड में यात्रियों को बैठने के लिए व्यवस्था होती है तथा सामान को भंडारित करने के लिए भंडारगृह होते हैं, उसी प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं पत्तन में भी की जाती हैं, जो कि समुद्र के किनारे ही होती हैं। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है, कैसा पत्तन है? ज्वारीय पत्तन है। जब ज्वार आता है तो इस पत्तन में बहुत सारा कचरा वगैरह भी जमा हो जाता है, जिसको बाद में साफ किया जाता है। पहली विशेषता। दूसरी है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है तो कच्छ जो एक जगह है वहाँ पर कांडला पत्तन सबसे पहले विकसित हुआ था। कौन सा सबसे पहले विकसित होने वाला पत्तन है? कांडला पत्तन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को, ठीक है, मतलब जो है रेगिस्तान में ये ज़मीन पाई जाती है, परती ज़मीन, सबसे ज़्यादा परती ज़मीन वहीं पर है। ठीक है, रेगिस्तान में, क्योंकि वो सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर पानी, वर्षा बहुत कम होती है, पानी की कमी है। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर ब्रिटिश भारतीय सरकार ने क्या करी थी कि ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछवाया था। ठीक है, क्या किया था? नहरों का जाल बिछवाया था ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की अच्छे से खेती की जा सके। ठीक है, तो नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब से या अन्य स्थानों से ला करके किसानों को वहां बसा दिया गया था
उनके द्वारा बसी हुई बस्तियों को ही केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हीं को केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हायर परचेज व्यवस्था क्या होती है। तो हायर परचेज व्यवस्था यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीददार कर्जे पर कोई वस्तुएं खरीदता है और फिर उन वस्तुओं की जो कीमत है उसको साप्ताहिक या मासिक किस्तों के रूप में चुकाता है, उसी को हायर परचेज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला है स्पेनिंग जेनी क्या है। ठीक है, तो स्पेनिंग जेनी कताई करने की एक मशीन थी, मतलब धागा बनाने की एक मशीन थी, जिसे 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज ने बनाया था। इस मशीन से कताई की प्रक्रिया तेज हो गई थी, मजदूरों की मांग घटने लगी थी, क्योंकि एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को एक साथ घुमा देता था और इससे एक साथ कई सारे धागे बन जाते थे। इसलिए जो महिला मजदूर थी उनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई थी कंपनियों में। हालांकि महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि इस मशीन के आ जाने के बाद उनका जो रोजगार था वो छिनता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अथवा में गुमास्ता के प्रमुख कार्य देखते हैं। गुमास्ता के कार्य, तो बुनकरों पर जो है तो निगरानी रखना गुमास्ता का प्रमुख कार्य था, कि बुनकरों पर वह निगरानी रखे और कपड़ों की गुणवत्ता को जांचे, कपड़ों की जो क्वालिटी है उसको वो जांचे कि कपड़े में क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो यही गुमास्ता के दो कार्य थे। वहीं अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था। तो इंग्लैंड में जो सस्ती किताबें होती थी जिनको सब लोग पढ़ सकते थे उनको जो है तो पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया के नाम से जाना जाता था। किससे नाम से? पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया के नाम से जाना जाता, मतलब यह एक पैसे में मिल जाती थी, जिनको हर कोई, हर गरीब व्यक्ति भी उसको जो है खरीद कर पढ़ सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम अथवा की बात करें तो वुड ब्लॉक क्या था एवं किस देश से संबंधित था। वुड ब्लॉक, तो फ्रेंड्स अगर हम वुड ब्लॉक की बात करें तो वुड यानी लकड़ी की एक तख्ती थी, काठ की एक तख्ती थी। ठीक है, जिस पर जो है छपाई की जाती थी और यह चीन से संबंधित है, इसे ही वुड ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, किस देश से जो संबंधित थी? चीन से। चीन देश में इस प्रकार की जो है तो छपाई की तकनीकी थी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन थे और कहाँ के थे। तो यह आविष्कारक योहान गुटेनबर्ग थे। कौन थे? योहान गुटेनबर्ग थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? योहान गुटेनबर्ग थे और ये जो है जर्मनी के स्ट्रेसबर्ग के रहने वाले थे। जर्मनी में एक जगह का नाम है स्ट्रेसबर्ग, वहाँ के रहने वाले थे ये। देखते हैं डायमंत्र सूत्र क्या है। तो डायमंत्र सूत्र जो है यह जापान की सबसे पुरानी एक पुस्तक है जिसका नाम है डायमंत्र सूत्र। ठीक है, डायमंत्र सूत्र जो 868 ईस्वी में छपी थी। ठीक है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र भी थे, मतलब पाठ तो थे ही, साथ साथ काठ पर यानी कठवे पर यानी लकड़ी के कठवे पर खुदे चित्र भी थे। ठीक है, जिसे डायमंत्र सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक क्षेत्रक क्रियाएं या गतिविधि क्या हैं। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जैसे प्राकृतिक संसाधन मृदा, वन, वन्य जीव, इनका जब हम प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं? किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे ही प्राथमिक क्रिया कहते हैं या इसे ही प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्रियाएं इनको कहा जाएगा। इसमें जैसे कृषि, मत्स्य पालन इस क्रिया के अंतर्गत, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन व वनोत्पाद आदि क्रियाएं आती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला देखते हैं अथवा का। संगठित क्षेत्र को
लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताने हैं। तो संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक 2 होते हैं। संगठित का मतलब होता है सरकारी क्षेत्रक और असंगठित यानी कि जो प्राइवेट होता है। तो संगठित क्षेत्रक को जो है तो लोक कल्याणकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लोगों का कल्याण करता है यह क्षेत्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र लोगों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम भी देता है। ये नहीं कि भाई आज चले जाओ, कल काम है, परसों ना आना, नरसों आना, है ना, ये भी नहीं करता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन भी करना होता है। इन नियमों के विरुद्ध वो नहीं जा सकते। इसलिए इस क्षेत्रक को जो है तो संगठित क्षेत्रक कहा जाता है। और संगठित क्षेत्रक इसलिए भी लोक कल्याणकारी है क्योंकि यह जो है लोगों को नियमित रोजगार देता है और जो है तो काम भी सुनिश्चित देता है लोगों को। उसके साथ साथ उनके काम का वेतन भी देता है। अगर एक्स्ट्रा काम करवाएगा तो एक्स्ट्रा पैसा भी देगा। इसलिए इसको कल्याणकारी कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अतीत में देशों को जोड़ने वाला जो मुख्य माध्यम था वो क्या है? यह आप अलग कैसे है? ठीक है, तो अतीत में, अतीत का मतलब है बीते हुए समय में, देश को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। ठीक है, पुराने समय में देशों को जोड़ने का जो माध्यम था वो क्या था? विदेशी व्यापार। अब यह विदेशी व्यापार जो है पहले की अपेक्षा बहुत तेज हो गया है, तीव्र हो गया है, व्यापक हो गया यानी बड़ा हो गया है और अधिक परिवहन के साधनों से युक्त भी है। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न आप देखेंगे अथवा वाला, विश्व व्यापार संगठन क्या है? ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, WTO जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसको बोलेंगे, यह एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है यानी सरल बनाना है। विकसित देशों की पहल पर इसे शुरू किया गया था। इस व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ठीक है, यह जो विश्व व्यापार संगठन है ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। ठीक है, और वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, कितने देश? 164 देश विश्व व्यापार के संगठन हैं। फ्रेंड्स, वनों से लाभ बताना है। ठीक है, वनों से होने वाले लाभ, जैसे वनों से 2 प्रकार के लाभ होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं? ऐसे लाभ जो हमको दिखते हैं यानी आमने सामने, जैसे पेड़ से फल, पेड़ जो है या ठीक है वन फल देते हैं या जलाऊ लकड़ी देते हैं, तो ये हमको दिखता है। ठीक है, इसलिए ये प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष लाभ की अगर हम बात करें जो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे कहते हैं कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये हमें नहीं दिखते हैं ना, जबकि दे तो रहे हैं, इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष लाभ बोलेंगे। ठीक है, तो वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ में लकड़ी प्राप्त होती है, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, साथ ही वर्षा कराने में सहायक भी होते हैं, वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। ठीक है, और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, जंगली पशुओं को भी प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, और बाढ़ की गति को भी जो है नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उसके अलावा महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये भूमि जल स्तर को ऊंचा करने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वर्षा कराने में सहायक होते हैं तो भूमि का जल स्तर भी ऊंचा होएगा। ठीक है, उसके बाद अथवा का प्रश्न देखते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वनों के साथ साथ जो है वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में जो है तो वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जानवरों के शिकार की मानव प्रवृत्ति ने, ठीक है, वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है, जिससे प्राणियों का जो अस्तित्व है यानी कि जो उनकी पहचान है वह खतरे में पड़ गई है। अतः दुर्लभ यानी बहुत कम वन्य प्राणियों के अस्तित्व को बचाने एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। भारत एक संघीय देश है, इसको जो है निम्न विशेषताओं से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला है सत्ता का विभाजन, ठीक है, संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांट देता है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में। ठीक है, 3 सूचियों में 3 हिस्सों में जो है तो बांट दिया है, किसको, विधायी अधिकारों को। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 3 स्तरीय व्यवस्था, यानी कि जो है तो हमारे यहाँ जो सरकार है उसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से, जैसे जो है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 स्तरीय संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग भले जो है तो कहा जाए तो किसी भी क्षेत्र के हैं, ठीक है, तो हम लोगों पर जो है तो केंद्र सरकार का भी नियंत्रण रहता है और हम पर जो है तो राज्य सरकार का भी नियंत्रण रहता है और स्थानीय सरकार का, तीनों का नियंत्रण हम पर रहता है। इसलिए सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। सबका, केंद्र का अलग, राज्य का अलग और स्थानीय सरकार का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शक्तिशाली न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को क्रियान्वयन की देखरेख करने में जो है तो न्यायपालिका महत्वपूर्ण होती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद की जो विशेषताएं हैं वो निम्न है, देखते हैं। पहला है सरकार की 2 या अधिक स्तर। तो सरकार के 2 से अधिक स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, 2 से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और दूसरी केवल राज्य के लिए या स्थानीय सरकार यानी राज्य के लिए या प्रांत के लिए यानी कोई क्षेत्र के लिए होती है। ठीक है, वहीं पर जो है तो संघवाद की दूसरी विशेषता देखें तो एक नागरिक समूह, अलग अलग अधिकार क्षेत्र, मतलब नागरिक का जो समूह है वह एक है, लेकिन उस पर जो कार्य क्षेत्र करने का जो अधिकार वो अलग अलग सरकार का है। ठीक है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने का, कर वसूलने का उनका अपना अलग अलग अधिकार होता है। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं? औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं कि जैसे पहले तो ये समझते हैं ऋण के स्रोत यानी साधन जिनके माध्यम से हमें ऋण मिलेगा, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, हमारे जो जानवर हैं वो हो गए, पालतू जानवर हैं वो हो गए, हमारी ज़मीन हो गई, ये ऋण के स्रोत हैं। ठीक है, और औपचारिक का मतलब क्या होता है? मतलब औपचारिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो सरकारी होते हैं, मतलब सरकारी बैंक से अगर आप ऋण ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं तो वो औपचारिक स्रोत कहलाएगा। बट अगर आप प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं या कि गांव में जो है तो कोई जो है तो आप व्यापारी से ले रहे हैं, ठीक है, या साहूकारों से अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो वो अनौपचारिक स्रोत होगा।
ठीक है। तो देखते हैं ऋण के औपचारिक स्रोत देख लेते हैं। ये स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक का काम होता है केवल पैसे को छापना और विभिन्न बैंकों को पैसा प्रोवाइड करना, प्लस उस पर नज़र रखना कि वो बैंक क्या सही जगह पर पैसा दे रहा है, क्या जिसको ज़रूरत है ऋण की क्या उसी को दे रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये काम होता है रिजर्व बैंक का। तो रिजर्व बैंक क्या करता है जो है, तो इन स्रोतों पर रिजर्व बैंक निगरानी रखता है और औपचारिक स्रोतों में जो है तो ऋण पर कम, मतलब जो ऋण मिलता है वो कम ब्याज दर पर मिलता है। ठीक है। ये सरकार द्वारा नियमों और के जो है अधीन कार्य करते हैं, मतलब जो जो सरकार नियम बनाई है उसी के आधार पर ये काम करते हैं। जो उन्होंने गाइडलाइन रखी है कि भाई इतने ब्याज पर हम ऋण देंगे तो उतना ही वो लेगा। ठीक है। जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह किसी सरकारी संगठन के अधिकार में काम नहीं करते हैं। ठीक है। अनौपचारिक स्रोत में ऋण पर जो है ना तो ब्याज की जो दर होती है वो अधिक होती है, और ये लोग जो है तो नियमों व विनियमों का पालन भी नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके अपने स्वयं के अलग नियम होते हैं जो उनके अनुसार वो चलते हैं। वहीं पर प्रश्न क्रमांक अगला अथवा देखें, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समझाना है। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली, मतलब मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। वस्तु विनिमय प्रणाली से अधिक उत्तम है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय की सबसे कठिन समस्या है। ठीक है। दोहरे संयोग की जो समस्या है वो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे कठिन समस्या है। यदि दो व्यक्तियों की आवश्यकता संबंधी वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, तो विनिमय होना असंभव है। मतलब विनिमय का मतलब होता है लेन देन, मतलब जो है तो जैसे कहने का मतलब वस्तु विनिमय की अगर हम बात करें तो उसमें केवल हम पैसे नहीं देंगे, हम केवल वस्तु देंगे। जैसे अगर कहने का मतलब हमारे पास वस्तु है और हमको कोई दूसरी वस्तु की ज़रूरत है तो हम ये वाली वस्तु दे देंगे और जो वस्तु की ज़रूरत है वो वाली हम वस्तु ले लेंगे। उसके बदले में हम ये ना कहेंगे भाई हमारे को पैसा ले लो और ये वाली वस्तु दे दो, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है। तो वस्तुएं नहीं जब मिल पाती हैं तो विनिमय असंभव हो जाता है। जैसे यदि किसी जूते निर्माता को गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर जूता बना रहा है और वो सोचे कि हम ये जूता दे करके गेहूं ले लें, तो पहले ऐसा होता था। ठीक है। उस लेकिन अब नहीं होता है। अब अगर करना है तो पहले उसके लिए ग्राहक ढूंढना होगा जिसके पास जो है तो जूता होगा, है ना। ना केवल गेहूं होगा बल्कि जूता होना चाहिए उसके पास। ठीक है। मुद्रा का उपयोग करके इस समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है। ठीक है। जबकि वस्तु वस्तु से अगर हम विनिमय चाहें तो नहीं होएगा। ठीक है। तो मुद्रा का विनिमय बहुत ज़रूरी है। तो वह बाजार में जूते बेच करके प्राप्त मुद्रा से कोई भी वस्तु, अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तु वो खरीद सकता है, परंतु अगर पैसा नहीं होगा, मुद्रा अगर नहीं होगा तो वो वस्तु को नहीं खरीद सकता। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत जो साधन है उनका वर्णन करना है। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत यानी कि नव्यकरणीय संसाधन भी हम इसको बोल सकते हैं, या नवीकरण। ठीक है। जैसे परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, ये जो है तो कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है। ठीक है। ये हमेशा जो है चलती रहने वाली ऊर्जा है। इसका हम कई बार उपयोग कर सकते हैं परंतु ये समाप्त नहीं होगी। ठीक है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी निकलती है, और इसका उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में मिलती हैं, उनका भी प्रयोग परमाणु के उत्पादन में या आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। केरल में मिलने वाली जो मोनाजाइट जो रेत है वो भी जो है तो थोरियम की मात्रा उसमें भी पाई जाती है, जो आणविक ऊर्जा बनाने में सहयोग होती है। ठीक है। आगे है सौर ऊर्जा। ये भी जो है तो गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है। इसका भी हम एक से कई बार उपयोग कर सकते हैं परंतु ये समाप्त नहीं होएगी। जैसे आज सोलर पैनल के माध्यम से जो है तो बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। तो ये नव्यकरणीय है यानी कि गैर परंपरागत है। ठीक है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं।
दोहन यानी उपयोग करने की, है ना। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को जो है तो सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। किसके माध्यम से? फोटोवोल्टाइक के द्वारा। ठीक है, यह एक प्रौद्योगिकी है फोटोवोल्टाइक, जिसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नवकरणीय कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, इसलिए। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा भी जो है तो एक नवकरणीय संसाधन है। इसका भी चाहे हम जितना उपयोग करें ये समाप्त नहीं होएगी। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी जो है तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, नागरकोइल में, मदुरई में जो है तो पाए जाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ सब जगह जो है तो पवन ऊर्जा के जो पेटी हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों में कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट से जो प्राप्त होती है गोबर, ठीक है, मतलब जो है तो पशुओं से प्राप्त जो गोबर है उससे ये गैस बनाई जाती है। यह भी गैस कभी समाप्त नहीं होती है। जैविक पदार्थ के अपघटन से यह गैस उत्पन्न होती है, जबकि तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम खनिजों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। जो खनिज हैं जिनको हम खन करके प्राप्त करते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। तो खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो खनिजों की खनन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोकना। ठीक है, मतलब खनते समय जो भी खनिज बर्बाद हो जाता है उसको इस तरीके से खनना चाहिए ताकि खनिजों को कोई नुकसान ना हो, एवं चक्रीय उपयोग की विधियों का विकास कर उन्हें अपनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि पुनः से, ठीक है, चक्रीय विधि। दूसरा है खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना एवं खनिजों के अपव्यय को रोकना चाहिए। अज्ञात खनिज संपदा जो है उसको नवीन सर्वेक्षण विधियों द्वारा पता लगाना चाहिए। जो नए नए खनिज हैं उनको जो है पता लगाते रहना चाहिए और उनके लिए गहन सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखकर देश के वैकल्पिक साधन जो होते हैं, ठीक है, खनिजों के, उनको खोजना चाहिए, वैकल्पिक साधन खोजना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक जो है वैधानिक आयोग का गठन किया था। यह आयोग भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देता। यह आयोग भारत के लिए बना था परंतु इसके कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज हैं। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो सबसे पहले उसका जो स्वागत है वो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहित सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर जो है तो ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया, जिसके कारण इस नेता की मौत हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीयों के असंतोष को दूर करने में असमर्थ रही। ठीक है, वो असंतुष्ट ही रहे इस कमीशन से। इस रिपोर्ट में ना तो औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख है और ना ही अधिराज्य की स्थिति को ही स्पष्ट किया गया था। साथ ही केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का भी उल्लेख नहीं था, इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे सभी भारतीय। ठीक है, उसके बाद अगला अथवा में देखते हैं भारत माता और जर्मेनिया की छवि के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो भारत माता के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्र की प्रतीक थी भारत माता। इसे 1905 में अरविंद नाथ टैगोर ने बनाया था। इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। इस छवि में भारत माता शिक्षा, भोजन, कपड़े दे रही है, एक हाथ में माला और सन्यासिनी के गुणों का रेखांकित करती है। भारत माता की एक अन्य छवि वह हाथ में तिरंगा लिए हुई थी, जिसमें हाथी और शेर के मध्य खड़ी थी। हाथ में तिरंगा लिए हुए कहाँ खड़ी थी? हाथी और शेर के मध्य खड़ी थी। इसके साथ ही उनके पीछे अन्य देवियां भी दिखाई दे रही थी। यह चिन्ह सत्ता और शक्ति के साथ धार्मिकता भी प्रदर्शित करता है। जर्मेनिया के बारे में अगर हम बात करें तो जर्मेनिया की छवि जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। भाई भारत माता की जो छवि है वो भारत राष्ट्र का प्रतीक थी, तो जर्मेनिया की छवि जर्मन राष्ट्र का थी।
इसे 1848 में जो है तो चित्रकार फिलिप बेट ने जो है तो चित्रित किया था। यह बलूत के वृक्षों के मुकुट पहनी हुई थी, काला, लाल व सुनहरा तिरंगा रखती थी साथ में। इसके साथ ही वह तलवार तथा बाज छाप कवच भी पहने हुए दिखाई देती है। जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, उस तलवार पर जो है तो खुदा हुआ है क्या, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है तलवार में। जर्मनाइन को एक वीर दैवी या आध्यात्मिक गुणों व साहसी तथा देश की रक्षा करने वाली स्त्री के रूप में युक्त दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23, राजनीतिक दलों के गठन के आधार बताने हैं। तो राजनीतिक दलों के जो गठन है उसके आधार निम्न है। जैसे पहला है राजनीतिक आधार। प्रत्येक देश में राजनीतिक मसलों पर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। शासन के संगठन, लोगों के अधिकार, विदेशी नीति तथा युद्ध एवं शांति आदि मामलों पर लोगों के मत में विभिन्नता होने के कारण अलग अलग राजनीतिक दल संगठित हो जाते हैं। दूसरा है आर्थिक आधार। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक मामलों के बारे में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं तो कुछ समाजवाद के समर्थक होते हैं। इस प्रकार आर्थिक विचारों में मतभेद के कारण अलग अलग राजनीतिक दल संगठित हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जाति के आधार पर। ठीक है, तो जाति भी कई बार राजनीतिक दलों के गठन का आधार बन जाती है। एक ही जाति से संबंध रखने वाले लोग अपने राजनीतिक दल के रूप में गठित कर लेते हैं ताकि जाति के हितों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। असम गण परिषद, तेलुगु देशम, डीएमके तथा अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि ऐसे ही राजनीतिक दल हैं। ठीक है, उसके बाद अथवा वाला देखते हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बारे में आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय दल, यह वे दल होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दा उठाते हैं। राष्ट्रीय दलों पर भी व्यक्ति व परिवारवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय दल होते हैं उन पर भी परिवारवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सभी दलों में ऐसा नहीं होता है। ये दल पूरे देश में कार्य करते हैं, इनका प्रभाव भी पूरे देश में फैला होता है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय दल देखेंगे तो क्षेत्रीय दल युवा दल होते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं। क्षेत्रीय दलों में अक्सर किसी एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, प्रभुत्व होता है। ये दल क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तथा इनका अस्तित्व भी क्षेत्रीय स्तर पर ही होता है तथा जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और वह कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।